चाइना आज के समय दुनिया की पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में आता है। जरा सोचो दोस्तों, चाइना के उस वक्त के बारे में जब यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए थे। पोवर्टी रेट इतना ज्यादा था, यदि 1981 की बात की जाए तो चाइना में 90% लोग पोवर्टी लाइन के नीचे आते थे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर शुरू होता है 1981 से, जो अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 1981 में जहाँ चाइना में 65% लोग पोवर्टी लाइन के नीचे आते थे, वहीं ये आंकड़ा 2004 तक 10% तक ही सिकुड़कर रह गया। पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो ये डाटा 652 मिलियन से घटकर 135 मिलियन तक ही सीमित रह गया। अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट इन 2007, रूरल पोवर्टी नंबर ऑफ पीपल इन चाइना इज नियर अबाउट 14.7 मिलियन, दैट इज 2% ऑफ टोटल विलेज पॉपुलेशन। लेकिन सवाल ये उठता है, हाउ दिस वाज पॉसिबल। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। चाइना का नाम बेसिकली ड्राइव होता है एक संस्कृत वर्ड सिना से, जो कि आता है चाइना फर्स्ट रूलिंग फैमिली ऑफ इंपेरियल चाइना किन डायनेस्टी से। चाइना की पॉपुलेशन की बात की जाए तो आज के समय तकरीबन 142 करोड़ के आसपास है, जो कि रैंकिंग वाइज हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये देश इतना आगे कैसे निकल गया, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कैसे बना। चाइना जिसके ठीक बगल में इंडिया है, यदि वर्ल्ड वाइड इस क्षेत्र की बात की जाए तो एक समय ये दुनिया का इकोनॉमिक हब था। अराउंड 1800 इसमें बदलाव आना शुरू हो गया। यूरोप अमेरिका में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। रेलगाड़ी, मशीनरी, वेपन्स, रोड कनेक्टिविटी, फ्लाइट, हर क्षेत्र में यूरोप ने खुद को बदलना शुरू किया। हर जगह मैप पर अपना विस्तार किया। चाइना अपनी ग्रेट सभ्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन यूरोप की तोपों और वेपन्स के सामने चाइना टिक न सका। नतीजन ब्रिटेन को जमीन देनी पड़ी। इस तरह उन्हें हांगकांग मिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाइना में उतना नहीं हुआ जितना तेजी से वेस्टर्न कंट्रीज ने ग्रोथ की। मिड ऑफ द 1800 चाइना इकोनॉमी डिक्लाइन ड्रास्टिकली। बुरा हाल तो तब हुआ जब उसके पड़ोसी मुल्क जापान ने उस पर हमला किया। चाइना की इकोनॉमी बद से बदतर हो गई। एक ऐसा देश जिसमें घनघोर गरीबी, जिस पर बाहरी लोगों का कब्जा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वेस्टर्न कंट्रीज कम अप विद न्यू आइडियाज, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम। मकसद खुद को फाइनेंशियल मजबूत करना। एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल जिसमें फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टैक्स बेनिफिट फॉर एंटरप्राइज। यही बदलाव वेस्टर्न कंट्रीज के लिए चमत्कारिक साबित हुआ, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान सबने खुद को रिकंस्ट्रक्ट किया। बाकी यूरोप कंट्रीज के लिए भी यह एक चमत्कार था, जिसमें सब कुछ ठीक हो रहा था। इतना ज्यादा ठीक चल रहा था, ज्यादातर लोगों को लगने लगा हमें गवर्नमेंट को कैपिटलिज्म से बाहर निकालने की जरूरत है, बस मार्केट को अपना काम करने दे। इस आइडिया का मेजर क्रेडिट जाता है इस बंदे को, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन, जिसका कहना था क्यों ना लोग अपना पैसा कंपनीज में लगाएं। मींस कंपनीज का बेनिफिट होगा तो शेयर होल्डर्स का भी बेनिफिट होगा। एक ऐसा आइडिया जिससे पूरे समाज को फायदा होगा। यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स और अदर यूरोप कंट्रीज का डेटा देखें तो मिलियन फ्राइडमैन का ये आइडिया एकदम सही था। वेस्टर्न मार्केट तेजी से ग्रो कर रही थी। वेस्टर्न मार्केट पूरी दुनिया की मार्केट पर गवर्न कर रही थी। वहीं दूसरी ओर चाइना की हालात खराब थी। इकोनॉमिक कंडीशन अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। चाइना इस ग्रोथ का हिस्सा बनने की बजाय दलदल में धंसता जा रहा था। एक ऐसी पार्टी का जो कम्युनिज्म में बिलीव करती थी, उस पार्टी को हेड कर रहा था माओ जेडोंग, जो नहीं चाहा था चाइना भी वर्ल्ड वाइड ग्रोथ का हिस्सा बने। 1970 चाइना केवल गरीबी का देश था। चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस के बॉटम में जा चुका था, बट अभी चेंज होना बाकी था। 1970 में एंट्री होती है चाइना के नए लीडर देंग सियाओपिंग। पावर में आते ही इस बंदे ने 150 साल पुराना ह्यूमिलिएशन को बदलना शुरू किया। चाइना के पड़ोसी देश ऑलरेडी वेस्टर्न थ्राइविंग इकोनॉमी का पार्ट बन चुके थे। पड़ोसी देश खुद को ग्रो कर रहे थे। इट वाज मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन इन विच मिलियंस पीपल कम आउट फ्रॉम पॉवर्टी। देंग सियाओपिंग पावर में आने के बाद अपने अर्लियर टाइम में विजिट करते हैं सिंगापुर। उन्होंने देखा चाइना के लोग यहाँ कितने अच्छे से फल फूल रहे हैं। कैपिटलिज्म को फॉलो करते हुए उन्होंने सोचा क्यों ना चाइना को भी रीबिल्ड किया जाए। उन्होंने केयरफुली डिसीजन लिया और कैपिटलिज्म को पर्टिकुलर प्लेस पे इम्प्लीमेंट करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने जगह चुनी शेनज़ेन का एक छोटा सा गांव, पॉपुलेशन अराउंड 30,000। एक गांव जो कि उस समय कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटेन द्वारा हांगकांग के जरिए। हार्डली दिस विलेज इज थ्राइविंग इन कैपिटलिज्म। चाइना ने इस छोटे से गांव को इकोनॉमिक सेंटर चुना। अब यहाँ फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्टर आने लगे, फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी गई। ये एक शुरुआत थी कम्युनिस्ट कंट्री को इकोनॉमिक हब बनाने की। वेस्टर्न कंपनीज को चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में बनाने में ब्रिज का काम किया हांगकांग ने। अब एक माइंड ब्लोइंग इकोनॉमिक चेंज आने वाला था। इस यूनिवर्स में जो पहले किसी ने नहीं देखा, एक छोटा सा गांव
जिसको पहले कोई नहीं जानता था, जहाँ सिर्फ मछली पालन और चावल की खेती होती थी। लेकिन हकीकत ये थी कि ये गांव चाइना का इकोनॉमिक हब बनने जा रहा था। यहाँ फॉरेन कंपनीज आई, सेटअप किया और ये नेटवर्क तेजी से बढ़ता चला गया। दूसरा बड़ा रीजन चाइना की सस्ती लेबर, जिससे कंपनीज को फायदा हुआ। कुछ ही सालों में चाइना इकोनॉमिक हब बन गया। आज दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनीज में से 124 चाइनीज कंपनियां हैं। एक डेटा के अनुसार टॉप 500 बड़ी कंपनी की लिस्ट निकाली गई, जिसमें चाइना अमेरिका से कहीं ऊपर था। चाइना की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसी के शहर वुहान से निकले कोरोना वायरस ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तबाही मचाई। लेकिन किसी भी देश और संस्था की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह चाइना पर खुले तौर पर कार्रवाई कर सके। चाइना ने पूरी दुनिया में अपनी सफलता का लोहा तो मनवाया, लेकिन इसके पीछे जो एक सबसे बड़ी ताकत थी वह थी चाइना बिजनेस पॉलिसी और खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेना। आज पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सामान चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी चाइना तेजी से ग्रो कर रहा है। 2019 में मोबाइल एप्स के जरिए चाइना में कुल खर्च 54 लाख करोड़ डॉलर का था। ये खर्च अमेरिका के मुकाबले 551 गुना ज्यादा बढ़ा। वहीं चाइना की ऑटोनोमस व्हीकल प्लेटफॉर्म के 130 पार्टनर हैं। चाइना की DJI कंपनी दुनिया की ड्रोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। चाइना अपनी कंपनीज को तेजी से प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से वह दुनिया में नए नए मुकाम हासिल कर रही है। चाइना की 145 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यू 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इनमें से 89 कंपनियां तो मात्र 4 सालों में खड़ी की गई है। किसी भी देश को ताकतवर बनाती है उसकी सेना। लेकिन अब चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए अपनी सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस दे रहा है। इसी के जरिए वह हथियारों के इस्तेमाल से दूर बैठे ही युद्ध को कंट्रोल कर सकता है। चाइना अपने यहाँ कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइलों को विकसित कर रहा है, जो बिना किसी मानवीय मदद के टारगेट का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर सकती हैं।